नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर जो था मेरा डैम्पर हंटिंग पर था, तो आज जो मेरा लेक्चर है वो डैम्पिंग वाइंडिंग। डैम्पिंग वाइंडिंग हमें पता है कि डैम्पिंग वाइंडिंग क्या करता है, जो हंटिंग को दूर करता है। तो जो प्रीवियस लेक्चर में जो हंटिंग था उसी को हंटिंग को कैसे दूर करें वो मेरा टॉपिक है। तो जो मेरा टॉपिक है डैम्पर वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन, मतलब हम डैम्पर वाइंडिंग से हंटिंग को कैसे दूर करते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर और सिंक्रोनस स्पीड से नीचे, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर मतलब हाई सिंक्रोनस स्पीड और लो सिंक्रोनस स्पीड के बीच में क्या करती है, रोटर घूमती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हंटिंग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। किसके थ्रू दूर करेंगे, डैम्पर वाइंडिंग के थ्रू दूर करेंगे। तो डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि डैम्पर वाइंडिंग, तो डैम्पर वाइंडिंग को लो रेजिस्टेंस कॉपर बार का बनाया जाता है। तो जो डैम्पर वाइंडिंग होता है वो कॉपर बार का बना होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जो सेलिएंट रोटर, जो आपका ये क्या है, रोटर है, रोटर का ये सेलिएंट रोटर है। सेलिएंट रोटर के इस स्लॉट, ये स्लॉट है, इस स्लॉट के अंदर आप देख होंगे ये कॉपर का बार है। इस कॉपर के बार को क्या करते हैं, इसके अंदर धंसा देते हैं, मतलब एम्बेडेड कर देते हैं। इस कॉपर बार को और एम्बेडेड करने के बाद इसको क्या करते हैं, एक कॉपर रिंग से शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। तो इस कॉपर बार को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। ये डैम्पर बार कॉपर के अलावा एल्युमिनियम का भी हो सकता है, लेकिन जो आपका जो ये होगा, जो इसको रिंग होगा वो भी उसी मटेरियल का होगा जिस मटेरियल का आपका ये बार होगा। क्लियर है, वही चीज़ हमने लिखा है कि डैम्पर वाइंडिंग को लो रेजिस्टेंस कॉपर बार का बनाया जाता है। इसको लो रेजिस्टेंस क्यों बनाते हैं, अभी हम लोग समझते हैं। जो सेलिएंट रोटर, इसको केवल सेलिएंट में यूज करते हैं, ये भी हम लोग बात करेंगे। जो सेलिएंट रोटर के पोल शू के स्लॉट में एम्बेडेड होते हैं, मतलब धंसाए जाते हैं। इस बार को सेम मटेरियल ऑफ वाइंडिंग के रिंग से शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, जिससे डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। यह डैम्पर वाइंडिंग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जैसा होता है। क्लियर है, मतलब अभी तक हमने प्रीवियस में पढ़ा कि डैम्पर वाइंडिंग का काम क्या था, वो मोटर को स्टार्ट करता था। अब यहाँ पर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि डैम्पर वाइंडिंग क्या करेगी, मोटर में हंटिंग को दूर करेगी। अब देखते हैं, अब ये कितने प्रकार के होते हैं। तो डैम्पर वाइंडिंग दो प्रकार के होते हैं, एक इनकम्प्लीट टाइप डैम्पर वाइंडिंग और दूसरा कंप्लीट टाइप डैम्पर वाइंडिंग। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट किसको कहते हैं, जिस डैम्पर वाइंडिंग में इंटरपोलर कनेक्शन, इंटरपोलर कनेक्शन मतलब इस पोल को, ये पोल इस पोल को जोड़ने वाला कोई ना हो, जिससे जोड़ा जाता है उसी को बोलते हैं इंटरपोल कनेक्शन। मतलब जिसमें इंटरपोलर कनेक्शन ना हो, मतलब ये आपस में क्या हो, जुड़े ना हो। एक पोल मतलब आपका एक पोल दूसरे पोल से क्या हो, जुड़े ना हो, उस टाइप के डैम्पर वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट टाइप डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। क्लियर है, अब बात करते हैं कंप्लीट टाइप डैम्पर वाइंडिंग। कंप्लीट टाइप डैम्पर, जिस डैम्पर वाइंडिंग में पोल शू को इंटरपोल कनेक्टर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। मतलब आपने ये पाया, ये क्या इनकम्प्लीट है, इसमें आपने देखा इन दोनों को क्या कर दिया गया, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो जोड़ देने, किससे जोड़ते हैं आप, इंटरपोलर कनेक्टर के द्वारा जोड़ते हैं। तो इस टाइप के डैम्पर वाइंडिंग को क्या कहते हैं, कंप्लीट टाइप डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। क्लियर है, मेरे पास दो डैम्पर वाइंडिंग समझ लिए। अब हम बात करते हैं कि इस डैम्पर वाइंडिंग का क्या यूज है। हमें जानते हैं, एक तो मोटर स्टार्ट करने में इसका यूज किया जाता है और दूसरा हंटिंग को दूर करने में या हटाने में प्रयोग किया जाता है। किसमें, मोटर में। मोटर को स्टार्ट करने का मेथड तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कि इससे हंटिंग को कैसे दूर किया जाता है।
हंटिंग किस में होता है, मोटर में भी होता है, जनरेटर में भी होता है। तो ये दोनों के में प्रयोग कर सकते हैं, जनरेटर में भी हंटिंग का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन जनरेटर में केवल हंटिंग का दूर करते हैं क्योंकि उसमें स्टार्ट करने का कोई मेथड नहीं होता है, ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है, सॉरी। अब हम बात करते हैं डैम्पर वाइंडिंग से हंटिंग को कैसे दूर करें, क्या होता है कि जिसकी वजह से दूर हो जाता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हंटिंग के समय क्या होता है, रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पर घूमती नहीं है, मतलब जो फील्ड होता है वो किस स्पीड से घूम रहा है। अभी आप देख रहे हैं ये स्टेटर का फील्ड है, ये किस स्पीड से घूम रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। ये आपका ये हो गया। रोटर आप देख रहे हैं, ये रोटर किस स्पीड से घूम रहा है, यहाँ पर घूम रहा है। क्योंकि हंटिंग के समय दोनों की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। ये तो क्लियर है, तभी तो इसी को तो हंटिंग कहते हैं। अगर वो उसी स्पीड से घूमने लगा तो उसको हंटिंग कहने का उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है, इसीलिए ये इसी वजह से ये हंटिंग, इसी को हंटिंग कहते हैं। एक्चुअली में ये जो दिखाया गया है, ये आप सिलेंड्रिकल देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है आपका कापर बार है, जिसको क्या डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। इसको ये चूंकि इसके अंदर लगा होता है, इसके ये आपका सेलियन टाइप का है, इसके अंदर ये कापर बार लगे होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डैम्पर वाइंडिंग। अब आप क्या होगा, इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है फील्ड की स्पीड, और इसकी स्पीड क्या है, कम है। तो क्या करेगा ये फील्ड इसके डैम्पर को या डैम्पर वाइंडिंग को क्या करेगा, कट करेगा। किस स्पीड से करेगा, ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर। मतलब अगर ये क्या है, अगर ये मान लेते हैं ये 3000 आरपीएम से क्या कर रहा, घूम रहा हो, और ये क्या कर रहा है, मान ले 2800 आरपीएम से क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। तो इसको ये किस स्पीड से, दोनों की दिशा क्या है, चूंकि सेम होती है, अतः इसको किस स्पीड से, ये फील्ड इसको किस स्पीड से कट करेगी, 200 आरपीएम से इसको कट करेगी। क्लियर है, स्पष्ट है। अब ये क्या कर रहा है, ये फील्ड इस डैम्पर वाइंडिंग को 200 आरपीएम से कट करेगा। तो इसमें क्या होगा, फैराडे के नियम के अनुसार इसमें एक ईएमएफ पैदा होगा। ये ईएमएफ क्या करेगा, इसमें एक करंट डेवलप करेगा, क्योंकि ये क्या होती है, शॉर्ट सर्किटेड होती है। इसकी वजह से, इस करंट की वजह से इसमें एक टार्क डेवलप होगा। तो जो इसकी स्पीड ज़्यादा थी तो, और इसकी स्पीड क्या थी, कम थी, तो इसकी स्पीड भी क्या होने लगेगी, 3000 आरपीएम के पास पहुंचने लगेगी। किसके प्रिंसिपल से, इसी को इंडक्शन के प्रिंसिपल से। तो इसकी स्पीड 2800 से कितने के पास पहुंचने लगेगी, 3000 आरपीएम, मतलब 2980 2990 आरपीएम से पहुंचने लगेगी। एक कंडीशन और हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लेते हैं इसकी स्पीड क्या है, मान लेते हैं पहली कंडीशन आपने ये लिया था, दूसरी कंडीशन आपने ये ले सकते हैं कि आपका रोटर की स्पीड क्या है, ये ज़्यादा है। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, दोनों कंडीशन आती थी। मान लेते दूसरी कंडीशन ये आई, तो अगर ये ज़्यादा तेजी से घूम रहा है, मान लेते ये 3100 आरपीएम से घूमने लगा, अब क्या करेगा, अब ये फील्ड भी अभी भी इसको कट करेगा। किस आरपीएम से, 100 आरपीएम से। ये भी अभी भी इसको 100 आरपीएम से इसको क्या करेगा, मतलब 3100 माइनस 3000 मतलब 100 आरपीएम से इसको क्या करेगा, इसका फील्ड इसको कट करेगा। अब इसको कट करने की वजह से क्या होगा, ये इंडक्शन के प्रिंसिपल से ये 3000 आरपीएम आने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में मतलब अगर स्पीड कम है तो भी ये 3000 जा रहा है, ज़्यादा है तो भी ये कम होकर के 3000 आ रहा है। मतलब जो हंटिंग, वो जो स्पीड ज़्यादा थी या कम थी, वो किस पर जाने लगी, सिंक्रोनस स्पीड पर जाने लगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हंटिंग को हटाने का बोला जाता है। यही चीज़ हमने यहाँ आगे लिखा है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डैम्पर वाइंडिंग को स्पीड ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर से कट करती है, जिससे डैम्पर वाइंडिंग में फैराडे के अनुसार एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। चूंकि डैम्पर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट की होती है, अतः इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है।
इस करंट से रोटर में एक टार्क डेवलप होता है जो रोटर की स्पीड को बढ़ा देता है यदि सिंक्रोनस स्पीड से वो क्या है, कम है, या रोटर की स्पीड को क्या कर देता है, घटा देता है यदि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है। जब ये हो जाता है तो ये दोनों की स्पीड क्या होने लगी, बराबर होने लगेगी। तो बराबर होने लगेगी तो क्या हो जाएगी, फिर से मैग्नेटिक लॉकिंग ज़बरदस्त लग जाएगा। अब जब मैग्नेटिक लॉकिंग लग जाएगा तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका रोटर है और ये क्या स्टेटर है, दोनों की ये दोनों क्या है, फील्ड है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई। इस समय ये फील्ड और ये रोटर दोनों क्या हो रहे हैं, सेम स्पीड से घूम रहे हैं। यही तो हम चाहते थे। तो इस तरह से क्या हो सकता है, आपका हंटिंग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमने लिखा है, हंटिंग तो दूर हो गया। इसमें क्या होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को समझते हैं। डैम्पर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट भी क्या होंगे, उतना ज़्यादा फ्लो होगा। तो हाई करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा उसके अंदर टार्क भी क्या होगा, उतना ज़्यादा डेवलप होगा। तो वो टार्क क्या करेगा, रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचाने की कोशिश करता है। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हाई टार्क डेवलप होगा, जिससे रोटर की स्पीड क्या हो जाए, सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच जाए और मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाए। क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा कम रखते हैं। रेजिस्टेंस कम होने से क्या हो जाएगा, आपका स्टार्टिंग जो टार्क होगा, मतलब जो रोटर में जो हंटिंग होगी वो क्या होगी, उतनी जल्दी कम होगी क्योंकि उसके अंदर करंट उतना ज़्यादा बहेगा। लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि लो रेजिस्टेंस पर मोटर का स्टार्टिंग टार्क कम हो जाता है। जैसे हम लोग इंडक्शन मोटर में पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रोटर में रेजिस्टेंस होगा उसका स्टार्टिंग टार्क उतना ही ज़्यादा होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंक्रोनस मोटर पर को हाई टार्क पर कैसे स्टार्ट करते, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देते थे। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो डैम्पिंग क्या होगा, जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो डैम्पिंग तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा लेकिन स्टार्टिंग टार्क कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग और स्टार्टिंग टार्क के बीच में हम लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं और बार का जो डैम्पर बार का रेजिस्टेंस क्या करते हैं, उसी के बीच में न ज़्यादा कम और न ही ज़्यादा अधिक रखते हैं, उसी के बीच में रखते हैं मोटर के कंडीशन में। ये तो क्लियर है। लेकिन बात करते हैं, ये प्रॉब्लम जनरेटर में नहीं होता है। आप पूछेंगे भाई ये प्रॉब्लम जनरेटर, मतलब जनरेटर में हमेशा लो रेजिस्टेंस रखा जाता है। अब आप सोचेंगे भाई उसमें लो रेजिस्टेंस क्यों रखा जाता है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हंटिंग किसकी वजह से दूर होता है, लो रेजिस्टेंस से। तो हम लो रेजिस्टेंस रखेंगे और वहाँ पर लो रेजिस्टेंस क्यों थोड़ा ज़्यादा रखते थे, इसलिए ज़्यादा रखते थे मोटर में क्योंकि वहाँ पर स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती थी। यहाँ पर डैम्पर बार जनरेटर में स्टार्टर के लिए आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसको स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हंटिंग में क्या करते हैं, यहाँ पर जो जनरेटर में डैम्पर बार का रेजिस्टेंस क्या रखेंगे, ऑलवेज लो रखेंगे, कम से कम रखेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्या डैम्पर वाइंडिंग हमेशा काम करता रहता है जब तक मशीन चलेगा, नहीं। डैम्पर बार को जब तक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी, डैम्पर बार को जब तक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट होने की वजह से उसमें ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होने की वजह से उसमें करंट इंड्यूस होगा, इस करंट इंड्यूस होने की वजह से उसमें टार्क पैदा होता है। अगर उसको ईएमएफ कट ही ना करे तो उसमें क्या कोई ईएमएफ कोई टार्क नहीं डेवलप होगा। तो ये कब पॉसिबल है, अगर रोटर क्या करे, सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगे। अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगेगी तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसको कट नहीं करेगी। इस कंडीशन में डैम्पर वाइंडिंग में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा और वो
कोई भी वर्क नहीं करेगा, वो एकदम इनएक्टिव वर्क, मतलब इनएक्टिव कंडीशन में रहेगा। मतलब डैम्पर बाइंडिंग केवल 2 कंडीशन में काम करता है, मात्र 2 ऑपरेशन में काम करता है, एक स्टार्टिंग के समय और एक हंटिंग के समय, और किसी भी सूरत में वो इनएक्टिव रहता है, मतलब वो डमी की तरह काम करता है। वही हमने लिखा ओमेगा एस इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब रोटर की स्पीड जब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है तो उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है और वो इस तरह से डमी की तरह यूज काम करता है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और हमने वहाँ बताया था कि जो डैम्पर बार होता है वो किस में यूज किया जाता है? केवल सेलिएंट मशीन में प्रयोग किया जाता है। तो क्यों सिलेंड्रिकल में क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है? सिलेंड्रिकल में इसलिए नहीं प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो सिलेंड्रिकल होता है, जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है, ये किसका बना होता है? सॉलिड मटेरियल का बना होता है। तो सॉलिड मटेरियल की वजह से अगर उसकी स्पीड क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी रोटर की, तो उस सॉलिड मटेरियल को क्या करेगा, जो कि एक कंडक्टर होता है, उसको फील्ड कट करेगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसको, उस सॉलिड मटेरियल को क्या करेगी, कट करेगी। कट करने की वजह से उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसमें एक एडी करंट फ्लो होने लगेगी, मतलब उसमें एक करंट फ्लो होगी जिसको हम लोग एडी करंट कहते हैं। अब एडी करंट क्यों कहते हैं? हमें पता है जो करंट तार के अंदर बहती है, जो करंट तार के मतलब वायर के अंदर बहती है उसको करंट बोलते हैं, लेकिन जो करंट किसी कोर के अंदर बहती है, मतलब किसी कोर के अंदर बहती है, तो उस करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं। आपने क्या देखा कि इस कोर को, मतलब इस सिलेंड्रिकल रोटर को क्या कर रहा है? फील्ड कट कर रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट कर रहा है, तो जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, एक करंट बहेगा, इस करंट को एडी करंट कहते हैं। ये एडी करंट भी क्या करेगा? टार्क डेवलप करेगा, जैसे वहाँ पर डैम्पर बाइंडिंग करती थी, और जिससे क्या हो जाएगी, ये फिर क्या करेगी, ये सेल्फ स्टार्टिंग में भी काम करेगा और हंटिंग में भी काम करेगा। इसलिए सिलेंड्रिकल रोटर में किसी भी सिंक्रोनस मशीन में डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता। वही हमने यहाँ लिखा है, डैम्पर बार का प्रयोग केवल सेलिएंट रोटर में किया जाता है, इसका प्रयोग सिलेंड्रिकल रोटर में नहीं किया जाता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल रोटर सॉलिड मटेरियल का बना होता है, जिससे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इसमें एक एडी करंट फ्लो होती है और इससे डैम्पिंग को दूर किया जा सकता है। क्लियर? इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने पाया कि हम डैम्पिंग को दूर कर लेते हैं, किसकी वजह से? डैम्पर बार का प्रयोग करके। अब हम लोग बात करते हैं, सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो एक कंडेंसर की तरह कार्य करता है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं या डायनेमिक कंडेंसर भी कहते हैं। डायनेमिक कंडेंसर इसलिए बोलते हैं, जैसा हमें पता है भी कर्व से, जो कि हमने किस में ड्रा किया था, जनरेटर के लिए भी कर्व में हमने ये पाया था, ये आपका है क्या है, फील्ड करंट है, और ये क्या आपका है, तो फील्ड करंट में क्या होता है, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है, बात करते हैं मोटर के लिए बात करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपका लैगिंग कंडीशन होता था, ये क्या करता था, लैगिंग पर कार्य करता था मोटर, और यहाँ पर क्या करता था, लीडिंग पर कार्य करता था इस कंडीशन में। तो हम लोग ये पर, तो ये क्या होता है, तो हम बात करते हैं, तो इधर जो अगर ओवर एक्साइटेड होगा तो मोटर किस तरह काम करेगा, लीडिंग पर काम करता है। जनरेटर में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी से हमने ये कंक्लूजन निकाले हैं, इसको और भी आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भी। तो यहाँ से ये हम पाए कि लीडिंग पावर फैक्टर पर, मतलब ओवर एक्साइटेड में
मोटर सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, लीडिंग की तरह बिहेव करता है, लीडिंग की तरह बिहेव करता है, मतलब ये कंडेंसर की तरह काम करेगा। मतलब इसको डायनेमिक इसलिए बोले, जितना ज़्यादा आप फील्ड बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा फील्ड बढ़ाते जाएंगे, ये क्या हो जाए, उतना ज़्यादा लीडिंग की तरह कार्य करने लगेगा। तो इसलिए इसको डायनेमिक बोले, क्योंकि जो लीडिंग पावर है वो क्या होगी, फील्ड को बढ़ाने से बढ़ती जाती है। मतलब ये कांस्टेंट नहीं रहेगी। जैसे कैपेसिटर जो लेते हैं उसका जो केवीए रेटिंग क्या होती है वो फिक्स होती है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पर फील्ड को बढ़ा करके केवीए को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो वहीं पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर, मतलब सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड करके एक सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं। अब देखिए हमने क्या लिखा, माना अल्टरनेटर से लोड को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। ये आपका क्या है, अल्टरनेटर है, और ये क्या है, लोड है। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, और ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर, मतलब इन पूरे को, ये जो पूरे का हमने जो रिएक्टेंस ले रखा है वो एक्स ले रखा है। मतलब इसका भी रिएक्टेंस को हमने इसमें जोड़ दिया, मतलब एक्सेस और एक्स इन ट्रांसमिशन लाइन के रिएक्टेंस को जोड़ करके हमने एक्स बोल दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम इसका फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। तो फेजर डायग्राम जो ड्रा किए हैं, हमने लिखा ये टर्मिनल वोल्टेज लिया, ये VT है, VT, और आपका ये जो करंट है IA वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अब इसको लैगिंग से हमें क्या करना है, सिंक्रोनस कंडेंसर होगा तो ये लैगिंग से लीडिंग की तरफ अग्रसर होगा। अब देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर आपका A पॉइंट पर एक लोड लगा है, ये लोड हमने, अब यहाँ पर जो लोड है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो करंट क्या है, IA है, जो कि इस टर्मिनल वोल्टेज से, यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर VT है, इस टर्मिनल वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। यहाँ पर हमने माना है इस पूरे का ट्रांसमिशन लाइन और अल्टरनेटर का जो रिएक्टेंस है वो क्या है, एक्स है। तो ये और RA को हमने इग्नोर कर लिया है, क्योंकि इस ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस होता है और इसमें अल्टरनेटर में भी रेजिस्टेंस होता है। चूँकि इतना कम होता है कि इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर लिया है। अब यहाँ पर जो IA है, इस IA से क्या करेगा, ये 90 डिग्री क्या करेगा, ये लीड करेगा। क्या लीड करेगा, IA एक्सेस। तो हमने यहाँ पर IA ना लिखे I एक्सेस लिखते हैं, क्योंकि IA आर्मेचर वाला हो जाएगा। यहाँ पर आर्मेचर करंट नहीं है, यहाँ पर टोटल करंट I बोल रहे हैं, और X क्या है, यहाँ पर XA भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरे सिस्टम का रिएक्टेंस है। क्लियर है। इन दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिला, EF मिला। VT और EF के बीच के जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ये तो क्लियर है। और VT और IA के बीच में जो एंगल होता है उसको थीटा बोलते हैं, जो एक्सटर्नल पावर फैक्टर एंगल होता है। इंटरनल पावर फैक्टर भी आप लोगों को पता है, वो किसके बीच में खींचा जाता है, EF और IA के बीच में खींचा जाता है, लेकिन वो आर्मेचर करंट होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें इनका, ये तो क्लियर है, इनकी पावर को, जो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, जो अब तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, S=P + JQ। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाता था, P हो जाता था, ये आपका Q हो जाता था, ये आपका S हो जाता था, ये तो होता था। अब हम बात करते हैं, इससे हम अगर ध्यान से देखें तो आपका सेम फिगर हमने यहाँ बनाया है। तो ये आपका P है, तो थीटा के जो बेस में आता है वो क्या हो गया, आपका थीटा के बेस में ये P हो गया, और इसके सामने आपका Q हो गया, और ये आपका क्या हो गया, S हो गया। ये तब आता है जैसे VT के दिशा में, इस VT के दिशा में ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है जो कि हमने यहाँ लिखा है, इस VT की दिशा में IA का जो कास्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा, मतलब ये आपका VT है, ये आपका VT है, और इसकी दिशा में इस करंट का जो आपने करंट लिया है इसका कास्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, I कास्ट थीटा। और इसके दिशा में अगर हम बात करें, इसके दिशा में, तो ये आपका इसके दिशा में अगर देखेंगे ये क्या होगा, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाता है, VT IA साइन थीटा, मतलब इस हमने IA का, यहाँ पे जो IA है इसका हमने साइन फैक्टर ले लिया। तो इन दोनों से हमने ये पाया। मेरा काम क्या है, रिएक्टिव पावर को अगर कम करना है तो इस पावर को क्या करना है,
इस लोड को, जो लोड ले रहा है उसको आप किसी तरह से आप कहीं और से दे दीजिए। ये जो आपने केवीए पावर लिया था, नेक्स्ट फिगर में चलते हैं, जो आपने ये केवीए पावर लिया था, ये केवीए पावर क्या करें, आप कहीं और से दे दीजिए, किसी और से दे देंगे तो ये क्या करेगा काम, तब ये इससे नहीं लेगा, इस सिस्टम से इससे नहीं लेगा। तो हमने क्या किया है, आपका वही चीज़ हमने पी टी भी आई cos थीटा और क्यू इक्वल टू भी आई साइन थीटा और एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी टी आई हो जाएगा। मेरा मेन मकसद क्या है, यहाँ पर एक सिंक्रोनस मोटर लगाएंगे और सिंक्रोनस मोटर लगा करके हम लोग क्या पाएंगे, सिंक्रोनस मोटर देखिए हमने यहाँ लगा दिया, और ये जो आपका रिएक्टिव पावर था, जो रिएक्टिव पावर जो ये था, ये आपका रिएक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर कौन देगा आपका, ये रिएक्टिव पावर आपका ये सिंक्रोनस कंडेंसर के द्वारा, ये जो सिंक्रोनस कंडेंसर के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। अब जो आईए जो इधर लैग कर रहा था वो आईए क्या हो जाएगा, इसी की दिशा में हो जाएगा। अब पावर फैक्टर क्या हो गया, और अच्छा हो गया। क्लियर है। तो वही हमने लिखा है, लोड को लैगिंग के VAR की आवश्यकता होती है जो सिंक्रोनस मोटर के द्वारा दे दिया जाता है। इस प्रकार पावर फैक्टर क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, पहले टर्मिनल वोल्टेज यहाँ तक था, अब टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपका पावर भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हमने ये पाया कि सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड करके हम लोग उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, एक सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यूज कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन है जो गेट में आए हैं, 2018 में आया है। ये बोला गया है एक सेलिएंट पोल का सिंक्रोनस मोटर है, उसमें द टार्क डेवलप रिलक्टेंस, मतलब जो रिलक्टेंस में टार्क डेवलप होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, भी टी ई एफ एक्सेस साइन डेल्टा प्लस भी टी स्क्वायर बाई 2 और 1/x³ माइनस 1/xd। ये था, यही को हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस पावर। तो रिलक्टेंस पावर बोलते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ टार्क की बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, टार्क बन जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, टार्क हो जाएगा। यहाँ पर इंटू साइन 2 डेल्टा होता है, सॉरी हमने लिखना भूल गए। तो ये साइन 2, इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब साइन 2 डेल्टा की वैल्यू, जब साइन 2 डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, जब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम टार्क डेवलप करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो बी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से हमने बात की है, इफ द सिंक्रोनस मोटर इज ए रनिंग एट द लीडिंग पावर फैक्टर, तो इट्स एक्साइटेशन वोल्टेज क्या होगा। अगर एक मोटर है जिसको लीडिंग पावर फैक्टर पर क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो ओवर एक्साइटेड है। जब वो ओवर एक्साइटेड है तो EF की वैल्यू क्या होगी, EF की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो वही हमने लिखा है। तो इस पर क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन वोल्टेज इंड्यूस EF इज अ हायर देन टर्मिनल वोल्टेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, मतलब EF क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। बात करते तीसरा, अ सिंक्रोनस जनरेटर इज अ फीडिंग अ जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड एट अ रेटेड करेंट, द आर्मेचर रिएक्शन इज। हमने इन्होंने बोला कि ये क्या है, लैगिंग पर है, मतलब एक सिंक्रोनस जनरेटर है ना, क्लियर, एक मिनट, हाँ सिंक्रोनस जनरेटर है, ये क्या EF है, तो EF है तो ये क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा, क्योंकि हमने पता है कि FF हमेशा EF से क्या करेगा, लीड करेगा 90 डिग्री। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, लैगिंग है, जो करेंट है वो क्या है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। तो आइए जो है वो क्या है, इस दिशा में है। क्लियर है, आइए की दिशा ये है, तो FA की दिशा भी क्या होगी, सेम होगी। तो आर्मेचर रिएक्शन कौन सा होगा, आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजेशन नेचर का होगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये FA क्या है, इसको कम करेगा, तो डीमैग्नेटाइजेशन नेचर का होगा। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या थे, गेट के आए हुए थे, जिसको हमने डेट के साथ भी लिखा है। ये 2 मार्च थे, 2006 में आए थे। तो आज के लिए हम लोग इतना पढ़ते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।